तेलंगाना पुलिस मुख्यालय का शनिवार बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। चहल पहल के बीच अधिकारियों की कतारों के पीछे खड़ी एक महिला सबका ध्यान खींच रही थी। साधारण सलवार कुर्ता पहने, थकी हुई आंखों में दशकों का बोझ और चेहरे पर एक गहरी खामोशी लिए यह थी पोथुला पद्मावती उर्फ सुजाता। वही सुजाता जिनका नाम भारतीय माओवादी आंदोलन की रीढ़ माना जाता था। 4 दशक तक जंगलों की पगडंडियों पर चलते चलते हाथ में बंदूक थामे सत्ता को चुनौती देने वाली इस महिला ने आखिरकार हथियार डाल दिए। 62 साल की सुजाता, जिसने जिंदगी के 43 साल भूमिगत बिताए, अब मुख्य धारा में लौट आई हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य पोथुला पद्मावती उर्फ सुजाता ने हथियार डाल दिए हैं। करीब 43 साल तक भूमिगत रही सुजाता ने शनिवार को तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। 4 दशकों तक बंदूक और विचारधारा के सहारे सत्ता को चुनौती देने वाली 62 साल की सुजाता, जो कभी माओवादी संगठन की जनताना सरकार की प्रमुख रही थी, अब मुख्यधारा में लौट आई हैं। आंध्र प्रदेश के जोगुलंबा गुड़वाल जिले का एक छोटा सा गांव है पेंचिकलपाड़ू। यहीं जन्मी पोथुला पद्मावती। पिता किसान और पोस्टमास्टर, मां गृहिणी और घर में 3 भाई बहन। परिवार में जरूरत से ज्यादा नहीं तो कम भी कुछ नहीं था। सामान्य बचपन, लेकिन असामान्य विचारों ने सुजाता को बाकी लड़कियों से अलग कर दिया। कॉलेज के दिनों में सुजाता का मन बदल गया। कॉलेज की दीवारों के बीच सुजाता को मिला वामपंथी विचारधारा का साथ, और जल्द ही किताबें और गीतों से शुरू हुआ सफर बदल गया बंदूकों की ओर। आसपास के माहौल ने उन्हें वामपंथी विचारधारा की ओर खींचा। रिश्तेदार पहले से ही भूमिगत राजनीति में थे और इस हिंसक आंदोलन ने सुजाता को अपनी जद में ले लिया। 1982 में सुजाता ने पीपुल्स वॉर ग्रुप ज्वाइन किया और इसी दिन ने बाकी की जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। पहली बार जब सुजाता गांव-गांव अभियान लेकर निकली तो उनके हाथों में किताबें और गीत थे। बैक टू विलेजेस आंदोलन से लेकर जन नाट्य मंडली तक सुजाता ने जनता के बीच रहकर काम किया, लेकिन धीरे धीरे किताबों की जगह बंदूक ने ले ली। 1988-89 में सुजाता एतापल्ली दालम की डिप्टी कमांडर बनी। फिर 1996 में देवरी दालम की कमांडर बनी। 1997 से 1999 तक दक्षिण बस्तर की जिम्मेदारी उठाई। 2001 में दंडकारण्य विशेष जोनल समिति में पहुंची और 2007 में जनताना सरकार की प्रमुख बनी। 2018 जनताना सरकार की प्रभारी बनी। 2022 दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सचिव। 2023 में केंद्रीय समिति सदस्य सीसीएम बनी। यही जनताना सरकार उनकी असली पहचान बनी, एक समानांतर सत्ता जहां गांव-गांव समितियां बनती और माओवादियों का दावा था कि यहां जनता अपने फैसले खुद लेती है। 1984 में सुजाता की मुलाकात हुई मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी से। माओवादी आंदोलन का शीर्ष चेहरा और सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे किशन जी। दोनों ने विवाह किया और साथ मिलकर आंदोलन का चेहरा बदल डाला। लेकिन नवंबर 2011 में पश्चिम बंगाल के जंगल महल में सुरक्षा बलों की एक मुठभेड़ ने यह रिश्ता तोड़ दिया। किशन जी मारे गए। वह सिर्फ संगठन के लिए ही नहीं बल्कि सुजाता के लिए भी एक अपूरणीय क्षति थी। बीमारियों ने सुजाता को भी तोड़ा। उम्र ने सुजाता को झुका दिया। 2025 की गर्मियों में सुजाता ने संगठन को लिखा, मेरा स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा। मैं अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। पति की मौत और बेटी की चिंता ने उन्हें कमजोर किया और दूसरी ओर संगठन भी टूटने के कगार पर था। पुलिस दबाव और घटता जनसमर्थन, इन सब ने मिलकर सुजाता को हथियार छोड़ने पर मजबूर किया। तेलंगाना पुलिस ने बयान दिया, यह सिर्फ एक आत्मसमर्पण नहीं बल्कि पूरे संगठन के लिए बड़ा झटका है। सरकार ने उन्हें 25 लाख रुपए का पुनर्वास पैकेज दिया। सुरक्षा, इलाज और सामान्य जीवन की गारंटी दी गई।
तेलंगाना के डीजीपी का दावा है कि सिर्फ इसी साल 400 से ज्यादा माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सुजाता के जाने से महिला कैडर में सबसे मजबूत कड़ी टूट गई, जिनके पीछे सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े रहते थे। अब वे अकेली खड़ी हैं, मुख्यधारा में, बिना बंदूक के। लेकिन सवाल यही है कि क्या आत्मसमर्पण आंदोलन का अंत है? सुजाता का जीवन विरोधाभासों से भरा रहा। एक ओर वे हथियारबंद विद्रोह की अगुवा थीं, तो दूसरी ओर आदिवासी जनता के लिए जनताना सरकार के निर्माता भी। आज जब उन्होंने हथियार छोड़ दिए, तो यह सिर्फ एक नेता का सरेंडर नहीं है, यह एक प्रतीक का पतन है। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच बंदूकें समाधान हैं, या असली लड़ाई है उस न्याय और विकास की जो कम से कम बंदूक से तो कभी हासिल नहीं हो सकता? जरूरी बात में फिर होगी बात।